फ्रिक्शन से रिलेटेड है। इसमें दो कॉन्सेप्ट आएगा जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। एक तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा और एक जो है संवेग संरक्षण के नियम का कॉन्सेप्ट आएगा। तो देखो ध्यान देना इसमें। जैसे मान लो कि कोई वस्तु दिया हुआ है या मान लो कोई गुटका दिया हुआ है और यहाँ से एक बुलेट मतलब गोली को हम लोग फायर करते हैं ऐसे। जैसे इससे टकराता है, क्योंकि बुलेट को फायर करोगे तो अंदर जाकर के इसके अंदर धंस जाएगा वो। जब उसके अंदर धंसेगा तो फिर वो जो है दोनों कंबाइंड धंसने के बाद दोनों मिल जाएंगे। अब मिलने के बाद दोनों एक साथ चलना शुरू कर देंगे। तो धंसने के बाद जब उसके अंदर वो धंस गया तो धंसने के बाद मान लो वो जो है 15 मीटर का दूरी तय करता है, बस मारा है। और यहां से लेकर के यहां तक के बीच, क्योंकि वो कब तक बताओ गति करेगा, जब तक कि उसका अंतिम वेग क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। क्लियर ना। और इनके बीच का जो घर्षण गुणांक दिया हुआ है वो चलो मान लेते हैं 0.2 दिया हुआ है। क्लियर ना। इनके बीच का घर्षण गुणांक कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। तो यहां से जो है यहां से पूछेगा, देखो ये शुरुआत में रेस्ट में था और ये बुलेट फायर किया जा रहा है। अच्छा, दोनों का जो है द्रव्यमान ले लो। जैसे इसका द्रव्यमान ले लो, कितना लोगे बताओ, बताओ कितना द्रव्यमान लोगे, बोलो। इसका द्रव्यमान ले लो m और इसका द्रव्यमान ले लो 2m। मतलब इसके द्रव्यमान का ये द्रव्यमान है। क्लियर ना। तो बताओ इसको कितना वेग दिया जाए, कितना वेग दिया जाए कि ये इससे टकराए, उसके अंदर धंसे और धंस करके वो 15 मीटर आगे जाए और रुक जाए। क्वेश्चन लिखो। जैसे ध्यान देना, ये जो पॉइंट लिखवाए हैं, दो वस्तु टकराए, यहाँ टकराने ही तो जा रहा है। ऐसा भी एक और है, जैसे कोई बम ब्लास्ट करे या कोई भी वस्तु दो तीन टुकड़ों में टूट जाए। इन दोनों केस में या तो टकराए या तो ब्लास्ट हुए दो तीन टुकड़ों में टूटे। उस स्थिति में यदि कोई बाहरी बल लगे भी तो हम लोग संवेग को संरक्षित कर सकते हैं। देखो यहाँ पर, जैसे जब इससे टकराएगा तो यहाँ पर घर्षण बल तो लगेगा ही। क्यों? क्योंकि जब टकराएगा तो दोनों चलना शुरू करेंगे। जैसे चलना शुरू करेंगे तो घर्षण बल पीछे लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, घर्षण बल पीछे की तरफ लगने के बावजूद भी हम लोग क्या करेंगे, संवेग को संरक्षित करेंगे। अच्छा ध्यान देना, संवेग को संरक्षित कैसे करते हैं, क्या करोगे बताओ उसके लिए। संवेग को संरक्षित करने के लिए क्या करोगे, इसके अंदर जैसे देखो ये पहले का केस है, धंसने के बाद ये है, तो ये हो गया धंसने से पहले और ये हो गया धंसने के बाद। धंसने से पहले प्रारंभिक संवेग, धंसने के बाद अंतिम संवेग, दोनों को लाओ। और चूंकि संरक्षित है तो संरक्षण का मतलब हुआ कि जितना प्रारंभिक होगा उतना अंतिम होगा। तो प्रारंभिक कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे एक तो रुका हुआ है, जो रुका हुआ है उसका वेग जीरो। अब वेग जीरो तो संवेग क्या होता है, m इंटू वी। तो जो v वेग जीरो हो गया तो m इंटू वी भी जीरो हो जाएगा। इसका संवेग जीरो, इसका संवेग क्या होगा, इसका हो जाएगा m इंटू इसका वेग मान लो v अपने मन से। और ध्यान देना जो v है ना वही लाना है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। जो तुम ध्यान से पढ़ो उसको, यही पूछ रहा है कितने वेग से दागा जाता है, मतलब यही पूछ रहा है। अच्छा बताओ अंतिम संवेग क्या होगा, तो बोलेंगे अंतिम संवेग हो जाएगा दोनों का, चूंकि धस गया ना उसके अंदर तो दोनों साथ साथ चलेंगे, तो उसको वी नॉट मान लो, वी नॉट। तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया,
तो बोलेंगे m और 2m दोनों मिल करके 3m हो जाएगा। तो ये हो गया द्रव्यमान। गुणे वेग, वेग कितना है v नॉट। ध्यान देना क्योंकि दोनों संरक्षित होना है तो प्रारंभिक और अंतिम बराबर हो गया, मतलब mv बराबर 3mv नॉट हो गया। m से m कैंसिल, देखो यहां से आ गया v इक्वल टू 3v नॉट। चलो अच्छा, एक तो संवेग को संरक्षित किया तो हमें यह मिल गया, जब संवेग को संरक्षित किया तो ये रिलेशन मिल गया। अब एक और स्टेप कौन सा आगे बढ़ोगे हल करने के लिए, ये जो दिया है इसको भी तो आगे बढ़ाओगे, कुछ ना कुछ इससे भी तो रिलेशन लाओगे। बस ये रिलेशन ला दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ इसका क्या करोगे, तो बोलोगे क्योंकि म्यू दिया हुआ है तो आगे की तरफ बढ़ेगा लेकिन मंदन गति होगा। तुम्हें मालूम होगा, तुम सोच सकते हो जब घर्षण के ऊपर कोई वस्तु ऐसे स्लिप करेगा, ऐसे फिसलेगा तो घर्षण बल पीछे लगता है और उसी कारण से एक मंदन गति आएगा जिसका वैल्यू हम लिखवा चुके हैं फ्रिक्शन वाले में कि जब कोई स्लिप करता है तो मंदन गति जो पीछे आता है उसका मान होता है म्यू जी। जब कोई वस्तु फिसलता है आगे की तरफ तो उसका मंदन गति होता है म्यू जी। इसका मतलब यहां से यहां तक की गति को देखो, दोबारा हम डायग्राम बना दे रहे हैं। देखो कितना दूर जाएगा बताओ, 15 मीटर। मंदन गति कितना लगेगा पीछे, कितना लगेगा म्यू जी। बताओ वेग कितना माने हैं, देखो वेग कितना माने वी नॉट। बताओ म्यू का वैल्यू, जी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया ना मंदन गति। बताओ इसमें क्या लगाओगे, क्या निकालने के लिए, ये निकालने के लिए, प्रारंभिक वेग निकालने के लिए। समय तो नहीं दिया है ना, तो v स्क्वायर इक्वल टू u का प्लस 2s, यही फार्मूला लगाओगे तो ये वाला वेग आ जाएगा। अब ये तुम्हारी बुद्धिमानी कौन सा फार्मूला लगाना है, हम लगा दे रहे हैं। माइनस क्यों, क्योंकि मंदन है। 2as अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग माइनस 2 इंटू ए का मान कितना चला है। बताओ यहां से v नॉट इज इक्वल टू, हल कर लेना, आ जाएगा 2√15। हल कर लेना इसको, 2√15 आएगा। बताओ इसी को तुम यहां पर रख दोगे, ये नहीं आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट से v इज इक्वल टू 3v नॉट, 3 इंटू 2√15 आ गया 6√15 मीटर पर सेकेंड। आ रहा है क्या, नोट कर लो। इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या सीखने के लिए मिला होगा कि अगर जिस समय वो टकराए या जिसमें ब्लास्ट, उन दोनों केस में टकराने से पहले, टकराने के जस्ट बाद संवेग को सुरक्षित कर सकते हैं, भले बाहरी बल लगे। लेकिन हाँ ध्यान देना, वैसे हम इसको लिखवा चुके हैं उस समय भी। देखो यहाँ पर एक चीज थोड़ा ध्यान देना, क्या लिखा हुआ, कई टुकड़ों में टूटे। उस स्थिति में यदि कोई बाहरी बल लग भी रहा हो तो संवेग को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, एक पॉइंट और लिखो इसमें, कब सुरक्षित कर सकते हैं, तुरंत, घटना के तुरंत पहले और घटना के तुरंत बाद, या टकराने के जस्ट पहले, टकराने के जस्ट बाद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, जल्दी से नोट कर लो तो आते हैं सर्कुलर मोशन वाले पे। हाँ ध्यान देना, पहले तो ये समझो कि ये कैसे सब घूमते होंगे। पहले ये समझो, तुम क्वेश्चन को जो पढ़े हो ना, तुम चाहो तो क्वेश्चन से भी समझ सकते हो कि वो कैसे घूम रहे होंगे। चलो पहले एक बार हम बता दे रहे हैं। देखो जैसे मान लो कि रस्सी का एक कोना जो है यहाँ पर मान लो हम बांधे हुए हैं, फिर रस्सी 1 मीटर का आगे ले जा करके फिर एक गेंद 200 ग्राम का है ना, 200 ग्राम का एक यहाँ बांध दिया, फिर इस गेंद से 1 मीटर दूर जाकर के दूसरा गेंद बांध दिया, फिर यहाँ से 1 मीटर दूर जाकर के रस्सी का तीसरा गेंद ऐसे बांध दिया। और एक, अब देखो सपोर्ट तो होना ही चाहिए नीचे, टेबल का ऐसे प्रैक्टिकली अगर देखने जाए तो, क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो कहाँ पर टिका रहेगा वो, फिर नीचे गिर जाएगा ना वो। मान लो जो एक गेंद, दूसरा गेंद, तीसरा गेंद और यहाँ पर बांधा गया है, अब इसके नीचे सतह होगा, क्योंकि सतह नहीं होगा तो सब नीचे गिर जाएगा ना ऐसे, फिर ऐसे घूमने लगेंगे। तो अब ध्यान देना,
तीनों के तीनों जो है एक सर्किल में घूम रहे हैं। ये वाला अपने सर्किल में घूमता होगा, ये वाला अपने सर्किल में घूमता होगा, वाला अपने सर्किल में घूमता होगा, लेकिन सब के सब प्लेन में घूम रहे हैं। देखो ध्यान देना, mg नीचे लगता होगा, नॉर्मल ऊपर, तो यहां पर देखोगे तो mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, तो इससे ये कैंसिल कर जाएगा। उस इस वृत्ति गति वाले से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जब इक्वेशन बनाएंगे ना, तो इन दोनों कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि सब के सब किधर लग रहे हैं, लंबवत लग रहे हैं, केंद्र की तरफ लगने वाला। प्रैक्टिकली देखो, ये गेंद है, तो mg नीचे लगा, नॉर्मल ऊपर लगा, तनाव किधर लगेगा, केंद्र, यहाँ केंद्र है ना, इसी से घूमेगा ना इतना दूर जाकर के, ये केंद्र होगा, तो तनाव इधर लगेगा। जो तनाव लगेगा वही केंद्र से होकर के जाएगा। और याद करो, जो बल, तनाव हो चाहे फ्रिक्शन हो चाहे कोई भी बल हो, जो केंद्र की तरफ से होकर के आता है, केंद्र से होकर के आता है, वही होता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल वही होता है जो केंद्र से होकर के जाता है। क्लियर ना? तो यहाँ पर जो है अभिकेंद्र बल के लिए कौन कौन बल जिम्मेदार होंगे, तनाव वाले, लेकिन जितने भी नॉर्मल mg हैं उसको अभिकेंद्र बल वाले से कोई लेना देना नहीं होगा। अब तुम सबका एफबीडी बनाओ। अच्छा तो देखो, यहां तो केंद्र है, यहां पर कोई गेंद रखा हुआ है। देखो जितने रस्सी होंगे उतने तनाव होंगे। इसमें T1 होगा, इसमें T2 मान लो, इसमें T3 मान लो। तो अगर इसका एफबीडी बनाओगे, इधर देखो रस्सी तो मैं खींचता रहेगा, ये तो हम लोग न्यूटन लॉ से पढ़ते आ रहे हैं। तो खींचने का मतलब ये होता है कि उसका हेड जो है बाहर निकलना चाहिए। देखो दोनों तरफ से हेड बाहर ही निकल रहा है, ये खींचने का पहचान होता है। तो ये T1 नाम दिए थे, इसका नाम T2 दिए थे। अब देखो बताओ, ये इस सर्किल में गति कर रहा है, पास में आ रहा है। तो अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा इसका वाला देखा जाए तो जो लास्ट वाला गेंद है, बोलोगे इसके ऊपर सर एक एक रस्सी तनाव लगाएगा, वो ये वाला है T3 जिसका नाम दिए हैं, क्योंकि रस्सी खींचता है तो खींचते हुए दिखाएंगे ऐसे, बस में आ रहा है। और ये किस सर्किल में गति करेगा, ये बड़े वाले सर्किल में गति करेगा, ये जो है इस वाले में। अब तुम इसको देखो थोड़ा, क्योंकि यहीं से तुम इधर की तरफ बढ़, देखो आगे बताओ, ये सही है ना फिलहाल में, जैसे तनाव केंद्र की तरफ लग रहा है। देखो इसको जब आगे बढ़ाओगे ना, ये केंद्र से होकर के जाएगा, इसका जो एरो है, और नॉर्मल mg तो बैलेंस हो गए। अब बताओ हम क्या बोले कि कोई भी बल जो केंद्र की तरफ लगेगा वो क्या होगा, अभिकेंद्र बल होगा। और अभिकेंद्र बल को किसके बराबर किए थे, mv²/r। किसके बराबर किए थे, mv²/r। बताओ द्रव्यमान इसका दिया है ना 0.2 kg ना, 200 ग्राम दिया है, 200 ग्राम को केजी में बदल दोगे 0.2 kg हो जाएगा। और v का मान बताओ 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर कर दो बटे, बताओ रेडियस कितना हो जाएगा, बताओ रेडियस। तो इसका इसका रेडियस त्रिज्या कितना होगा, तो बोलेंगे 1 मीटर ये, और देखो एक ये भी है बीच में, तो 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 3 मीटर हो जाएगा। तो r का मान 3 मीटर हो जाएगा। तो इसको हल करना था तो क्या 20/3 आ जाएगा, देख लो ना, क्योंकि तनाव पूछ रहा है तो न्यूटन हो जाएगा। एक ये बताओ कि चलो इससे और आगे बढ़कर के इसके पास आओ, तो बताओ इसका एफबीडी बनाओगे, चलो यहाँ बना लेते हैं। तो इसका द्रव्यमान है 0.2 kg, क्योंकि 200 ग्राम है। तनाव किधर किधर कितना कितना लगेगा, तो बोलेंगे इधर लगेगा T2, क्योंकि अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला अपनी तरफ खींचेगा, ये हो जाएगा T3। समझे कि नहीं? अच्छा बताओ, देखो पहचानो वस्तु का त्वरण किधर होगा, वस्तु का त्वरण बताओ किधर होगा,
वस्तु का त्वरण हमेशा केंद्र की तरफ होता है, इस तब इसका त्वरण होगा केंद्र की तरफ। अच्छा बताओ, केंद्र की तरफ होगा तो ध्यान, यही केंद्र है, यही केंद्र है, कितने दूरी पर होगा ये बता दो थोड़ा तो। 2 मीटर की दूरी पर होगा। अच्छा बताओ, जिधर त्वरण होगा उधर का बल ज्यादा और उसके विपरीत का बल कम, ये बात हम न्यूटन लॉ से ही बोलते आ रहे हैं। सेंटर की तरफ त्वरण है तो उसकी तरफ का बल ज्यादा होगा, ज्यादा में से कम घटाओ, क्या आ जाएगा, यहीं यहीं पर लिख लें। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं, T2 माइनस T3, T3 बराबर 0.2 इंटू AR, और बताओ AR का मान क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर। बताओ R कितना दिया है, त्रिज्या, तो बोलेंगे जो ये नाच रहा है सर्किल में उसका त्रिज्या 1 मीटर और 2 मीटर दिया है। तो ध्यान देना, R का मान 2 हो गया, R का मान रखना है। अब बताओ इसको कैसे रखोगे, तुम्हें वेग किसका दिया है, इसका वेग दिया है, इसका वेग दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। बताओ इसका वेग तो दिया नहीं है, तो क्या इसका भी 10 बोल दोगे क्या? थोड़ा दिमाग लगा के हम अभी पूछेंगे कि तुम लोग क्या सोचे हो। बताओ उसका वेग कैसे पता करेंगे बी वाले का, बताओ थोड़ा सोच के तुम बताओ कैसे निकालेंगे। दिया दिया इसका वेग है, निकालना इसका वेग है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में सीखने का पॉइंट है। बताओ, उसको था हम लोग अलग देख लेते हैं ना, तो अलग देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये है, तो भले इसका वेग v1 हो, इसका वेग v2 हो, इसका वेग v3 हो। एक बार बता चुके हैं, कोई अलग नहीं बता रहा है, तुम्हें याद होगा पिछला बात, तो तुम अच्छे से समझ जाओगे तुरंत इसको। हम बोले थे अगर कोई रॉड का ये पॉइंट इतने वेग से है, ये वाला बिंदु इतने वेग से जा रहा है, ये वाला इतने वेग से, लेकिन तीनों का क्या सेम होगा, बात समझे कि नहीं? तुम ऐसा करो, देखो इसका दिया है R3 मान लो, इसका दिया है R2, इसका दिया है R1, तो किसका बताओ वेग दिया है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं, बोलो किसका दिया है, बोलो जी, सी वाले का है ना, सी वाले का। तो इसकी सहायता से ओमेगा निकाल लो, और ओमेगा तो सबका सेम होता है, तो बताओ इसकी सहायता से जो ओमेगा निकालोगे, ओमेगा बराबर 4 बटे त्रिज्या, इसके माध्यम से जो ओमेगा निकाले हैं वो क्या होगा, 4 बटे त्रिज्या। और बताओ ये जो ओमेगा है वो सबका बराबर है, तो इसका भी ओमेगा क्या होगा, वही होगा जो इसका है। अच्छा, इसका वेग अगर निकालना है, देखना ध्यान से, v2 निकालना है, क्या निकालना है, v2, v2 बराबर हो जाएगा इसका ओमेगा गुणे जो केंद्र से दूरी है, केंद्र से दूरी कितना है, R2। बताओ ये किसके सहायता से निकाले थे, इसके सहायता से, सी वाले के सहायता से, तो यहां रख दोगे ओमेगा, नहीं v3 बाई R3 इंटू क्या, R2। देखो वही काम यहाँ पर करने जा रहे हैं, जो अभी बोले हैं ना उसको देखो यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये बताओ कि इसका ओमेगा कितना होगा, इसका ओमेगा, तो इसका वेग डिवाइडेड बाई त्रिज्या, देख लो वेग बटे त्रिज्या कितना हो जाएगा 3। तो बता इस वाले का वेलोसिटी कितना, या ऐसा करो ना, अरे जो ओमेगा मिल गया ना तो तुम डायरेक्ट लगा दो यहाँ पर, तुम ये वाला क्यों लगा रहे हो, तुम फिर उसके बाद क्या लगा, क्या, तो ओमेगा स्क्वायर आर लगा दो, फालतू क्यों हम इतना कैलकुलेशन करने जाए, ओमेगा स्क्वायर ये भी तो एक फार्मूला होता है। बताओ यहाँ से हो जाएगा, बताओ पहले वाले से क्या निकाले थे, T3 निकाले थे ना,
T3। अच्छा, T3 वाले को यहाँ पर रखो तो T2 माइनस 20/3 बराबर 0.2। ओमेगा देखो कितना आया है 10/3, तो 10/3 का होल स्क्वायर गुड़े गुड़े 2 मीटर। अब इसको हल करो जी, बताओ कितना आ रहा है। यहाँ से आ गया T2 बराबर, उधर ले जाओ, 4/9 प्लस 20/3 जगह 60, 460/9, यह आ जाएगा T2 का मान 460। देख लो, हल कर लेना इसको, 460/9 ये आएगा। सही है ना। पता, इसका अगर बनाओगे तब क्या होगा, देखो इसका एफबीटी आया है, T1 इधर और T2 इधर। देखो इसका इक्वेशन लिखोगे, ध्यान देना, इसको कहाँ पर लिखा जाए, इसको लिख लेते हैं। इसको ये समझ आ गया ना। देखो इसको हटा दे रहे हैं वैसे। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं, ये किसका था, गेंद किसका था, गेंद बी का। अब लिखने जा रहे हैं गेंद ए का। अब इसका क्या होगा बताओ, तो बोलेंगे त्वरण तो इधर ही होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, या उसी को ए आर भी लिख सकते हो। लिखेंगे T1 माइनस, क्योंकि इधर का बल ज्यादा इधर का बल कम, क्योंकि त्वरण इधर है, T1 माइनस T2 बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर। T2 कितना निकाले हो, तो T1 माइनस T2 निकालो, 460/9 बराबर यह आ जाएगा 0.2 गुणे ओमेगा का मान बताओ, 10/3 का होल स्क्वायर गुणे आर बताओ 2। देख लो, एक रेडियस त्रिज्या, इसका 1 मीटर आ जाएगा। अब इसको हल कर लो, बताओ T1 कितना आ रहा है। यहाँ देखो आ जाएगा 20/3 और नहीं 9, और ये आ जाएगा प्लस 460/9, ये तो आ जाएगा 480/9, ये T1 का मान। चलो थोड़ा कंपेयर करो तो, T1 का मान, T2 और T3 का मान तो कंपेयर करो, सबसे ज्यादा कौन है तीनों में, तो बोलेंगे तीनों में T1 सबसे ज्यादा है, T2 उससे कम और T3 सबसे कम। तो बताओ जिसमें तनाव ज्यादा होगा, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं अगर उसका चाल बढ़ाते जाए तो कौन सा रस्सी टूट सकता है पहले, तो बोलेंगे जिसमें तनाव ज्यादा होगा वो रस्सी पहले टूटेगा। तो बताओ तीनों में सबसे ज्यादा तनाव किसके अंदर आ रहा है, सबसे ज्यादा तनाव T1 में, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पहले टूटेगा। तो जो हम पूछे थे कि कौन सा वाला रस्सी पहले टूटेगा, जिसका तनाव सबसे ज्यादा है वही रस्सी टूटेगा। लिख देना, पहला रस्सी पहले टूटेगा। mv²/r से भी ला सकते थे, लेकिन क्या जरूरत है, ओमेगा निकल गया, वो सबका ओमेगा है तो ओमेगा वाला फॉर्म लगा दिया। देख लो यहाँ पर ये 0.4 हो गया, ये 10 का स्क्वायर, ये आ गया 100, 0.4 इंटू 100 ये आ जाएगा 40/9, और ये कितना आ जाएगा तब, ये आ जाएगा देखो 100/9, तो यहाँ बदल जाएगा, ये आ जाएगा 100/9 ना, सब जगह बदल लो, तो ये 100/9 आ गया, ये आ जाएगा 120/9। लेकिन ये तो बात सही होगा, वो तो अभी भी ज्यादा ही होगा, वो कम। यहाँ जो है ना उसी जस्ट नीचे होगा, इसी के जस्ट नीचे केंद्र होगा, उससे कुछ दूरी पर वो ऐसे नाचता होगा सर्किल में, तो केंद्र से दूरी ये कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है। अब इसका डायग्राम बनाओ, इसी में नाचेगा, ये 100 सेंटीमीटर है,
और ये जो त्रिज्या बना रहा है ये कितना है? 50 सेंटीमीटर है। अच्छा ये बताओ कि ऐसा दे करके क्या वो ये कोण दे दिया क्या? अरे भाई साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा निकाल सकते हो, कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा निकाल सकते हो, जो तुम्हें चाहिए वो निकाल सकते हो यहां से, अगर ये दोनों दे दिया तो। बताओ ये क्या है? 400 ग्राम, मतलब 0.4 केजी। अच्छा ये बताओ, सुनना ध्यान से। अब हम बोले थे कि कोई वस्तु अगर ऐसे सर्किल में गति कर रहा है तो उसके केंद्र की तरफ जब उसका एफडी बनाओगे, उस गोले का एफडी बनाओगे कहीं एक जगह, जैसे यहीं पर उसका एफडी बनाओ तो। अच्छा बताओ एफडी में क्या क्या आएगा, थोड़ा देखना। तो इसका एफडी बना रहे हैं तो तनाव ऐसे लगेगा, रस्सी टेढ़ा है तो तनाव ऐसे लगेगा। पता इसका एमजी कितना लगेगा नीचे? पता 0.4 केजी कितना हो जाएगा? 4। ये केंद्र है, देखो यही ना केंद्र है। बताओ ये कितना दूरी होगा? 50 सेंटीमीटर। ये सर्किल है, यही सर्किल है। तो बोले थे जिस प्लेन में वो वृत्त गति करेगा, वृत्ति गति करेगा, उस प्लेन में सेंटर की तरफ कोई न कोई बल टूटना चाहिए। जिस प्लेन में, बता यहाँ पर प्लेन कौन सा था? ये था ना। एफबीडी बनाने के बाद, एफबीडी बनाने के बाद कोई न कोई बल केंद्र की तरफ आना चाहिए, तभी सर्कुलर मोशन आएगा। बोलोगे सर ऐसे तो देखने में दो ही बल लग रहे हैं, एक एमजी लग रहा है, दूसरा जो है तनाव लग रहा है, तो ये भी तो केंद्र की तरफ नहीं है और ये भी केंद्र की तरफ नहीं है। लेकिन ध्यान देना, जब 4 न्यूटन 0.4 केजी का 4 न्यूटन आएगा एमजी, उसका इधर की तरफ कंपोनेंट तोड़ोगे, घटक तोड़ोगे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि 90 डिग्री पर है। लेकिन बता तनाव का घटक तोड़ोगे वो तो आएगा। तनाव का एक घटक इधर आएगा और एक घटक ऊपर आएगा। अच्छा ये बताओ, ये थीटा है तो बताओ ये कितना होगा? ये थीटा तो ये कितना थीटा होगा, देख लो ज्योमेट्री से। तो बताओ ये थीटा हुआ, तो तनाव डायरेक्ट तो सेंटर की तरफ नहीं है, डायरेक्ट तो सेंटर की तरफ नहीं है, लेकिन उसका एक घटक टूटेगा टी साइन थीटा, और टी साइन थीटा देखो सेंटर की तरफ आ गया, और टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, थीटा की तरफ कॉस आता है ना, तो टी कॉस थीटा क्या आ गया? ऊपर की तरफ। अब देखो ये क्योंकि इस प्लेन में गति कर रहा है, इस प्लेन में, तो इसका की गति हो रहा है कि नहीं? बोला हाँ। इधर कहाँ गति हो रहा है? जब वो इस प्लेन में गति कर रहा है तो इधर नहीं हो रहा है, तो जितना ऊपर बल, क्योंकि वो एक प्लेन है और इसी में गति कर रहा है, तो इस मतलब टी कॉस थीटा और 4 में कोई किसी ज्यादा ना कोई किसी से कम है, जितना ऊपर बल उतना नीचे बल। तो देखो टी साइन थीटा बराबर 4 टी कॉस थीटा बराबर 4। बता सेंटर की तरफ जो लग रहा है टी साइन थीटा, तो जो सेंटर की तरफ बल लगे वो सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल होता है। अब हो जाएगा एम, एम कितना? 0.4 वी स्क्वायर बाई त्रिज्या 0.5 मीटर, 0.5 मीटर ये आ गया। अच्छा ऐसा करो कि समीकरण पहला और समीकरण दूसरे को का भाग दे दो, तो किसमें किसको भाग दोगे? तो समीकरण दूसरे में समीकरण पहले से भाग दो, दिया जाएगा 0.4 वी स्क्वायर बाई 0.5 बराबर, अच्छा ये हो गया, इधर आ गया टी साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई इधर क्या आ जाएगा? 4, इधर 4 आ जाएगा, अब उधर क्या आ जाएगा? टी कॉस थीटा। सही है ना?
जब भाग दे देंगे तो इसमें से इसको भाग देना है, तो देखो टी से टी कैंसिल, ये आ गया टेन थीटा बराबर, देखो देखो यहाँ आ गया 0.1 ना, कि नहीं 0.1 आ गया। देखो 0.1 और 0.5 तो पॉइंट हट जाएगा, 10 10 से गुणा कर देंगे तो 10 10 से गुणा कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो आ जाएगा v²/5। बताओ टेन थीटा का मान यहां से निकाल सकते हो क्या, यहां से? तो कैसे? थीटा के सामने लंब होता है और ये आधार हो जाएगा। बताओ आधार बराबर रूट में कॉर्ड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसको हल करना तो यह आ जाएगा 10,000 और यह आ जाएगा 2500, तो 10,000 में से 2500 गया 7500, तो 7500 को और हल करो तो देखो 10 बाहर आएगा, 100 है तो 10 बाहर आ जाएगा, 25 दिया 75 तो 5 भी बाहर आ जाएगा, 25 दिया 75 तो 25 का 5 बाहर, तो 50√3, यही है ना, सही है ना, 50√3 आ गया। अब ये बताओ ये आ गया आधार, बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार 50/50√3, ये आ गया 1/√3, ये आ जाएगा v²/5 और टेन थीटा का वैल्यू 1/√3। सही है ना, कैलकुलेशन बाद में बोलना मत, कैलकुलेशन सही कर रहा है ना, ये आ जाएगा 1/√3। इसको इधर कर दो तो आ जाएगा v बराबर रूट में 5/√3, ये आएगा। मतलब क्या क्या तुमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, तनाव पूछ रहा था। बता तनाव पाने के लिए, तनाव t cos थीटा बराबर क्या 4, बता t, बता cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ड। तो आधार आया कितना है, आधार आया है, आधार आया है कितना बताओ, 50√3 बटे कर्ड बताओ 100 बराबर 4। यहां देखो आ जाएगा ये t बराबर 8/√3 न्यूटन। बोलो, और कैलकुलेशन टेढ़ा टेढ़ा हो गया है लेकिन तुम्हें सीखने से मतलब है कॉन्सेप्ट को। तो इस वाले से हम क्या किए, cos थीटा निकाल कर रख दिया, t का मान आ गया। और क्या पूछ रहा था, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा। अब देखो ध्यान देना, आवर्तकाल के लिए हम क्या करेंगे, सुना ध्यान से, आवर्त काल के लिए बताओ क्या होगा, t बराबर टोटल दूरी बटा वेग, दूरी बटा चाल बराबर समय। बताओ दूरी कितना, कितना दूरी तय करेगा, 2πr का मान कितना है 50 सेंटीमीटर, 0.5। देखो 2πr ये आ गया दूरी बटा चाल, चाल अभी देखो लाए थे रूट में 5/√3, मतलब घटिया सा आंसर आ रहा है, देख रहे हो, आई भी अपने आप में खतरनाक है, रूट के अंदर रूट आ गया, लेकिन तब भी हम बोल रहे हैं कि उससे मतलब नहीं है। तुम्हें एग्जाम में देगा तो सब अच्छा अच्छा वाला देगा, जैसे यहाँ पर बढ़िया सा आंसर आएगा कट पिट करके सब, जब एग्जाम में देगा तो। लेकिन तुम यहाँ सीख लो कि कैसे कैसे हम क्या क्या कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो ये ऐसे नाच रहा था ऐसे बस। तो तनाव का एक घटक केंद्र की तरफ आया, वही mv²/r के बराबर हो गया। अब बताओ तनाव का दूसरा घटक किसको बैलेंस किया, mg को। नोट कर लो, सॉल्यूशन देखो, बताओ यही वस्तु होगा और इसी में सर्कुलर मोशन कर रहा है, नॉर्मल इधर होगा, mg इधर होगा। बताओ केंद्र कहाँ है, यहाँ है ना, तो वो जिस वृत्त में गति करेगा, जब एफबीडी में कितने फोर्स लग रहे हैं, दो, एक नॉर्मल दूसरा mg, तो ये जो प्लेन है वो सर्किल का वृत्त के गति का प्लेन है और mg तो नीचे लग रहा है, तो mg का तो कोई कंपोनेंट वृत्त की तरफ तो आएगा नहीं, वृत्त की दिशा में, क्योंकि 90 डिग्री कोण बना रहा है। लेकिन जो नॉर्मल है
उसका एक कंपोनेंट केंद्र की तरफ आएगा और उस नॉर्मल का दूसरा कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा पिछले क्वेश्चन की तरफ। अगर ये जो है थीटा है, इधर क्या होगा n cos थीटा, इधर होगा n, और जो n cos थीटा होगा वो किसको बैलेंस करेगा, mg को। और जो n sin थीटा होगा, n sin थीटा, वो बराबर होगा, बताओ किसके बराबर होगा, ये क्या लिखोगे यहाँ पर m v स्क्वायर बाई, बताओ r क्या लिखोगे, तो ध्यान देना जब ये टोटल 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, और ये है 10। तो बताओ ये वाला कैसे निकालोगे जो त्रिज्या कहलाएगा, ये त्रिज्या है, कैसे लाओगे, तो ध्यान देना ये क्या है बताओ, आधार नहीं, थीटा के सामने लंब है या आधार है, तो लंब और आधार के बीच रिलेशन क्या होता है tan थीटा का। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है r बटे आधार कितना है 10। तो यहाँ से r कितना आ गया, हाँ बाद में रख देंगे उसको। तो ये कितना जाएगा 10 बटे √3, देख लो ध्यान से, ये सेंटीमीटर में है ना, तो 0.1 बाई √3 मीटर में आ जाएगा। अब बताओ इसी को यहाँ पर रखना है r के जगह ना, r के जगह दिया जाएगा n cos थीटा, ये है mg बराबर, यहाँ r से डिवाइड करेंगे 0.1 बाई √3, इसको लिख देंगे n sin थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई, नहीं पता m का मान कितना है, नहीं दिया है, v निकालना है ना, √3 ऊपर चला जाएगा और 0.1 नीचे, ये आ गया n cos थीटा बराबर mg। ऐसा करो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को भाग दे दो, जो भाग तो आ गया tan थीटा बराबर, देखो g का मान 10 रख लो, 10 तो 0.1 और 10 गुणा हो जाएगा, नीचे जाएगा तो 1 आ जाएगा v स्क्वायर √3। बताओ tan थीटा का मान कितना होगा, tan 30 का मान, तो देखो इसको tan 30 डिग्री v स्क्वायर √3, ये कितना 1 बाई √3 v स्क्वायर √3, देखो यहां से v बराबर, ये देखो √3 आ जाएगा, तो हल करना ही है मीटर पर सेकेंड। क्या किया देखो ध्यान देना, बनाया एफबीडी में एक नॉर्मल फोर्स ऐसे आ गया, नॉर्मल का दो कंपोनेंट, एक केंद्र की तरफ और एक उसके लंबवत, जो लंबवत कंपोनेंट आया है वो mg को बैलेंस कर लिया और उसको इसी हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज में घुमाने के लिए जिम्मेदार हो गया कौन, जो n sin थीटा वाला आया है केंद्र की तरफ, वही अभिकेंद्र बल होगा, और अभिकेंद्र बल किसके बराबर mv स्क्वायर बाई r कैसे निकालोगे, देखो थीटा दिया है और ये वाला दिया है, तो tan थीटा बराबर लगा दोगे, यहाँ से आ जाएगा त्रिज्या, और उस त्रिज्या को यहाँ रख देंगे, बाकी भाग वहां से आ जाएगा, कर लोगे ना। अब इसमें चलो नेक्स्ट टर्म पर अब देखते हैं इसमें।